CSS प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स है, CSS है, PMS है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली फॉर CSS एंड PMS के लिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स MC स्टडी CSS प्लेटफॉर्म लेकर आया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है विद डिटेल्स के साथ, विद रेफरेंसेस के साथ, विद थेरीज एंड प्रैक्टिसेस के साथ जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलते हैं आज हमारे लेक्चर्स की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बेसिकली ये क्लासिकल थेरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ, जिसके अंदर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी फाउल को। हेनरी फाउल ने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया है। इसने मैनेजमेंट के नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंप्लीट जो है वो डिजाइन जो है इसने दिया कि किस तरह जो है वो वर्क करता है। मैनेजेरियल अप्रोच को जो है इसके ऊपर इसने बड़ा काम किया, और जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्या किया जाए, बेसिकली एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए जो है इसने अपने प्रिंसिपल्स दिया है। और आप देख सकते हैं कि यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली जो CSS एंड PMS है। उसके बाद आज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फाउल क्लासिकल थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका सेकंड इरा था जो हमने डिस्कस किया था। सेकंड इरा जो आपका 27 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका इरा था, जिसके अंदर जो है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस किया गया था। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है? बेसिकली हेनरी फाउल ने दिया है। 1841 टू 1925 बर्थ एंड डेथ इनकी। उसके बाद ये क्या था? बेसिकली ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था। क्या था? फ्रांस से इसका ताल्लुक था। ये माइनिंग इंजीनियर था, टर्न्ड मैनेजमेंट पानियर, और ये पानियर भी कहलाता है मैनेजमेंट का। एंड हु डेवलप्ड यूनिवर्सल थ्योरी। जो इसने बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, ये कंसीडर की जाती है कि ये यूनिवर्सल है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है, जो इसके पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं आज भी जो है वो फॉलो करते हैं। अगर देखा जाए तो एप्लीकेबल अक्रॉस इंडस्ट्रीज। इसने जो प्रिंसिपल्स दिए एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कहते हैं तमाम इंडस्ट्रीज में जो है वो क्या है, इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। एंड हिज ग्राउंड ब्रेकिंग जो इसकी बुक है वो क्या है, बेसिकली 1960 में लिखी है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। तो इंट्रोड्यूस्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हु मैक्सिमाइज मैनेजेरियल एफिशिएंसी एंड शेप्ड मॉडर्न मैनेजमेंट थिंकिंग। इसने क्या किया? जो इसने 14 पॉइंट्स दिए अपने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि मैनेजेरियल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, जो मॉडर्न मैनेजमेंट थिंकिंग है उसको भी जो है वो डेवलप किया जा सकता है। बेसिकली ये माइनिंग इंजीनियर थे। एज न्यू वेरी वेल अबाउट हिम कि ये हमने पहले भी इसको जो है वो थोड़ा ओवरव्यू ले चुके हैं अपने, जब फेजेस हमने डिस्कस किए थे। यहां पर हम इसको डिटेल के साथ यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाई फॉल्स प्रिंसिपल्स मैटर टुडे, कि जो जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं फाउल ने, ये क्यों मैटर करते हैं आज। इसको सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें, ये इसका काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फाउंडेशन, प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। ये एक काम करता है। एक तो लीडरशिप को क्या करता है, यहाँ पे उसको स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। दूसरा किसको करता है? ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का जो है वो स्ट्रक्चर जो है ये प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए मैनेजेरियल गाइडेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने गाइड्स मैनेजर्स टू ऑर्गेनाइज। बेसिकली इसने मैनेजर्स को गाइड किया, इंपावर किया कि कैसे वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे लीड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे कंट्रोल इफेक्टिवली, और कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कंट्रोल जो है वो अपना ले सकते हैं, किस तरह कंट्रोल जो है अपना हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इसने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये बड़े कह लें कि यूनिवर्सली जो आज कंसीडर किए जाते हैं कि तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर इसको जो इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहां पर बैलेंस अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन को क्या किया है, बैलेंस अप्रोच के साथ डिस्कस। तो इसलिए जो है ये मैटर करते हैं। अगर ग्लोबल रेलिवेंस की यहां पर थोड़ी सी बात की जाए, ग्लोबल रेलिवेंस की क्या, स्टिल वाइडली टॉट एंड अप्लाइड इन बिजनेस वर्ल्ड वाइड। तो आज जितने भी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड अगर बिजनेस देखे जाए, तो यहां पर जो ये थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो लागू होते हैं, वहां पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब चलते हैं हम यार यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद यहां पर सबसे पहले अगर देखें यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले अगर देखें तो डिवीजन ऑफ वर्क।
क्या बात करता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, फर्स्ट क्या प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ड्रामेटिकली बूस्ट्स एफिशिएंसी। उसके बाद है जी स्किल्ड डेवलपमेंट होती है, बेसिकली स्पेशल है। देखिए हर बंदा जो है, अगर मनुष्य आदमी देखा जाए, वो अपनी फील्ड का कारीगर होता है, स्किल्ड होता है, अपने स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर्स को देख ले, इंजीनियर्स को देख ले, हर फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड जो है अपना होता है, और वो अगर काम करे तो वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, स्किल डेवलपमेंट के काम कर सकता है। तो अगर उसको उसका अकॉर्डिंग उसको अगर काम दे दिया जाए जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है, अगर उसमें उसको काम दे दिया जाए तो वो सही से उसको जो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसके अंदर सही रहेगी, अच्छी रहेगी। उसके बाद ऑपरेशनल स्पीड इससे बढ़ती है, और व्हेन एम्प्लॉयज फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क, और पता होता है कि स्पेशलाइजेशन में एक चीज बड़ी है कि जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है उसको पता होता है कि मैंने क्या काम करना है और इस काम को अच्छे तरीके से जो है मैंने कैसे करना। दे बिकम एक्सपर्ट्स इन देयर डोमेन, वो अपने जितने भी होते हैं वो बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए जो बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए, जो स्पेशलाइजेशन है जिनके पास, उनको उनके अकॉर्डिंग जो है काम देना चाहिए, एक्सपर्टीज के मुताबिक। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर्स मस्ट पोजेसेस द पावर टू कमांड, ठीक है, जो मैनेजर उसके पास पावर होती है कि वो किस तरह उसने कमांड करना है, विल सेट बीइंग फुली अकाउंटेबल फॉर आउटकम, जितने भी नतायज जो है वो रिजल्ट्स आने हैं उसका जो है वो फुली जो है वो अकाउंटेबल भी होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है। बैलेंस्ड इज क्रूशियल, टू मच अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट फ्रस्ट्रेशन एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बैलेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, और यहां पे अगर ना हो टू मच अथॉरिटी, अगर बहुत ज्यादा अथॉरिटी हो विदाउट किसके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हो, तो वो क्या करती है, एक तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी कह लें कि पुअर होती है उससे, ठीक है। तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर मैटर करती है। उसके बाद अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, असेंशियल फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर देखा जाए वो कहता है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर है उसके ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस जो है वो करना जरूरी है, थ्रू क्लियर रूल्स। इसके अंदर होता क्या है, क्लियर रूल्स हैं। उसके बाद है जी कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी फिर बाद में इन्फोर्समेंट है, एंड फेयर एप्लीकेशन, उनका सही से इस्तेमाल जो है लॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिएट प्रिडिक्टेबल वर्क एनवायरनमेंट, और यही जो है वो चीजें क्या करती हैं, एक अच्छा जो है वो काम करने की जो है वो कह लें कि अच्छा काम करने के लिए इंपावर करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है डिसिप्लिन के अंदर अगर रहते हुए देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, अच्छे से इन्फोर्स किया जाना चाहिए, अच्छे से जो है उनको यूज किया जाए, उनकी एप्लीकेशन जो है अच्छे से होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, अगर यहां पर देखें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर अगर एक और चीज देखें, प्रिंसिपल ऑफ, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं इसकी, अगर यहां पे देखें यूनिटी ऑफ कमांड, ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू ओनली वन मैनेजर। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है जो एक ही पर्सन होता है जो सारे लोग नीचे होते हैं, जैसे आपका सीईओ है, अब सीईओ को नीचे वाले लोग सारे जो क्या करते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी हैं। एलिमिनेटिंग कंफ्यूजन, होता है क्या है, कंफ्यूजन जो खत्म कर देते हैं, एंड कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, और जितने भी कन्फ्लिक्टिंग होते हैं इंस्ट्रक्शंस उनको क्या करता है, एलिमिनेट करते हैं, एंड स्ट्रीमलाइंस कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, और किसको इंश्योर करते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को जो है वो करते हैं। अब ये बड़ी चीज है। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर प्लान के तौर पर काम करती है, जैसे टीम्स परसुइंग द सेम ऑब्जेक्टिव वर्क अंडर कोऑर्डिनेटिंग प्लान, जो प्लान बनाया जाता है सब लोग मिलकर बैठकर प्लान बनाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम किया जाता था। ये फिर क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होती है, जो एक ही प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। सिंगल लीडर होता है, एग्जांपल मार्केटिंग टीम अलाइंड अंडर वन कैंपेन मैनेजर। अब या मार्केटिंग की अगर देख ले फील्ड को तो वो कहता है कि एक ही मैनेजर होता है जो जितने भी मार्केटिंग जो है वो कंट्रोल कर रहा था, उसको डील कर रहा था, वो एक ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, सबको डायरेक्शन भी दे रहा था। फेयर रेम्युनरेशन का मतलब होता है यहां पर इक्विटेबल जो है वो पेज मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवार्ड मिलते हैं, मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज को टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। यहां पर जो अच्छा काम करता है उसको फिर बोनस भी मिलता है, उनको फिर जो है वो इंक्रीमेंट भी अच्छा लगता है, तो उनको जो है क्या बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी समटाइम दिया जाता है। बोथ मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनेटरी रिकॉग्निशन आर वाइटल सस्टेन्ड एंगेजमेंट। तो इसी तरह जो है वो अगर उनकी जो माली इमदाद की जाए, मॉनेटरी उनको पैसे दिए जाए, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बोनस दिया जाए, तो उससे होता है क्या है कि और ज्यादा एफिशिएंसी जो है और ज्यादा बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
उसके बाद है 7 नंबर पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबसे पहले देखा कंपनी गोल्स मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल एजेंडास। सबसे पहले देखा कि जो कंपनी ने गोल्स बनाए हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं, इंडिविजुअल से जो है वो ऊपर होते हैं, पर्सनल से भी। एंड उसके बाद टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी जो है वो क्या करते हैं, रोकते हैं। एंड प्रमोट जेन्युइन टीम वर्क। और इसका पर्पस क्या होता है, जो कंपनी गोल बनाते हैं वो कहता है टीम वर्क के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस दिया जाता है। फोस्टर कलेक्टिव सक्सेस ओवर इंडिविजुअल गेन। वो कहता है जो कलेक्टिवली जो ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है, जो वो सक्सेस को जो है वो बढ़ाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनीज के गोल जो बनाया जाता है सब लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रखकर फिर जो है वो काम किया जाता है। यहां पर अगर 8 नंबर पर पॉइंट देखें, बहुत है सेंट्रलाइजेशन। यहां पर देखें सेंट्रलाइजेशन, ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। अब होता है क्या कि बड़ा उम्दा आला किस्म का एक बैलेंस है इनके दरमियान में, कि डिसीजन मेकिंग से लेकर जितनी भी वो अपनी पावर को डेलीगेट करते हैं, और बेसिकली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके ऊपर बेस करता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की साइज के ऊपर बेस कर रहा होता है, और कॉम्प्लेक्सिटी जितनी उसके अंदर पेचीदगियां उसके ऊपर जो डिपेंड करता है कि किस तरह जो है इनके आपस में बैलेंस रखना है। राइट बैलेंस इंश्योर एफिशिएंसी विदाउट बोटलनेक, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। जो कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स के बगैर जो है वो क्या करता है, राइट बैलेंस जो है वो इंश्योर क्या करता है, एफिशिएंसी इंश्योर करता है। स्केलर चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। स्केलर चेन का मतलब होता है क्लियर हिरार्किकल स्ट्रक्चर। आप देखें यहां पर, अब यहां पर देखें ये आपका एक यहां पे जो है वो वर्कर है यहां पर आपका, और यहां पे आपका सीईओ बैठा है। तो सीईओ से पहले आपका डी आएगा, फिर डीडी आएगा। तो इस तरह जो है ना इसका फिर आपका सुपरवाइजर वगैरह। तो इस तरह एक हायरार्की बनी हुई, पूरा का पूरा क्या है, एक हायरार्की बनी है, बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम जो है हम कह सकते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंश्योर एवरीवन अंडरस्टैंड देयर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और हर जगह जो भी है डायरेक्टर है तो वो अपनी जो है वो काम जानता है कि उसने क्या रिपोर्टिंग करनी है। डीडी ने अपने मुताबिक रिपोर्ट करना है डीडी को। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उसका सारे जो है वो इसी तरह फिर जो है वो काम करता है स्केलर चेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर ऑर्डर देखा जाए, पूरी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन वो एक ऑर्डर में होती है। बोथ मटेरियल्स एंड पीपल मैक्सिमाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। होता है क्या कि जो भी चीजें होती है ना ऑर्डर में होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मटेरियल है चाहे लोग हैं, वो फिर ज्यादा जो एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस, और हर मटेरियल की अपनी जगह पे है, लोगों की अपनी जगह है। तो एवरीवन नोज देयर रोल, और हर जो बंदा है, हर एम्प्लॉय जो अपना रोल जो है वो अच्छे तरीके से जानता है कि उसने क्या करना है। अब देखते हैं यहां पर 11 नंबर पर है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल एम्प्लॉय रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और पोजीशन। कभी भी किसी के बैकग्राउंड को लेकर जो है वहां पर क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। सबको जो है वो इक्वल राइट्स देने चाहिए, सबको इक्वालिटी की तरफ जो है वो लेकर आना चाहिए। मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो क्या करे, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करे। यहाँ पे कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन कह सकते हैं, लैंग्वेज, एथनिसिटी के कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रेस के ऊपर कह सकते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी, ये मैनेजर का काम है। पूरा का जो कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन को उसको मेंटेन करना। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जॉब सिक्योरिटी जो बिल्ड्स एम्प्लॉय, जो लॉयल्टी जो होती है, अगर कह लें कि एम्प्लॉय को यहां पर इंश्योर हो जाए कि उसकी जॉब सिक्योरिटी है, तो वो बहुत ज्यादा कंपनी के साथ है या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा लॉयल होकर काम करता है। ऑल एक्सपर्टीज टू डेवलप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी अपनी एक्सपर्टीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, वो उनको क्या करता है, डेवलप करता है। इनिशिएटिव लेता है, सबसे बड़ी बात यह इनिशिएटिव लेना। इनकरेज इंप्लॉयज टू प्रपोज इनिशिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक मीनिंगफुल जो है वो एक्शन लेते हैं। उसके बाद है जी स्पिरिट दे कॉर्पस, का मतलब होता है फोस्टर टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। यहां पर जो है इसका बेसिकली पर्पस ये है कि लोगों के दरमियान में या लोगों के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके दरमियान में बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, उनकी स्पिरिट को जो है इंपावर करना होता है, ठीक है। और म्यूचुअल थ्रू रेगुलर टीम बिल्डिंग, उसे डेली जो है टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए, टीम वर्क में काम करना चाहिए, और ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सब लोग जो है टेबल टॉक होनी चाहिए, और सब लोग जो है वो इजीली उसके अंदर बैठकर जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहां पर देखें हेनरी फोल इंडोरिंग लिगेसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले जो हमारे पास
सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए 14 प्रिंसिपल रिमेन फंडामेंटल पिलर्स और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। ये जो 14 इसने पिलर जो प्रिंसिपल्स दिए हैं ये एक फंडामेंटल पिलर्स हैं एक और कह लें एडमिनिस्ट्रेशन के या लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिवली जो है ये काम करते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच होती है इसके दरमियान में, फेयरनेस होती है, क्लैरिटी होती है, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन इक्वल मेजर के साथ देखा जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, यहां पर देखा जाए established management as a professional discipline requiring systematic study and practice। यहां पे इसकी जो नीचे जो हेनरी फॉल ने यहां पर जो है वो जो डेफिनेशन दी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि गुड मैनेजमेंट इज एन आर्ट बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स। वो कहता है जो गुड मैनेजमेंट है वो बेसिकली साउंड प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। ये हेनरी फॉल ने जो है इसका डेफिनेशन इसकी दी है। तो ये था बेसिकली आज हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन